हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं नेवी एमआर जीके एंड जीएस का मॉक टेस्ट 3। अगर आपने जीके एंड जीएस मॉक टेस्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप पार्ट 2 और पार्ट 1 देख सकते हैं। चलिए, तो इसको शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात आपसे कहनी है। तो गाइज वो इम्पोर्टेंट बात ये थी, अगर आप नेवी या फिर एयरफोर्स या फिर एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनडीए वालों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है ये कि अनअकैडमी की तरफ से एक बैच लॉन्च हुआ है पैंथर, जिसका जो है डेट है 29 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 30 मार्च तक चलेगा। टोटल मिलाकर 90 डेज का ये बैच है। अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस बैच में जरूर इनरोलमेंट लेना। इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप अनअकैडमी पे जाके, क्योंकि जो चारों टीचर आपको दिख रहे हैं ना, इन्होंने पिछली बैच में 200 से भी ज्यादा एनडीए के बच्चे को रिटर्न क्लियर कराया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार आपका भी रिटर्न जरूर क्लियर हो। और गाइज, अगर आप इस बैच में इनरोल होते हो तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि आपको इस रेफरल कोड का यूज करके 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। अब बोलोगे ये कैसे होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप इस बैच में इनरोल करोगे तो आपको इस तरीके से कुछ इसका चार्जेस दिखेगा, स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, अगर 1 मंथ के लिए लेते हो, 3 मंथ के लिए लेते हो, ठीक है ना, तो आपको 3 मंथ का यहाँ पे दिख रहा है 400 रुपीज, और नीचे यहाँ पे लिख रहा है कि हैव अ रेफरल कोड। ओके, ये चीज तो दिख रहा है आपको। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है कि हैव अ रेफरल कोड में आपको सिंपली ये एटोजेड स्टडी यूज करना है, प्रोसीड टू पे करना है। आपका प्राइस जो है 10% कम हो गया 3 मंथ का, या फिर 12 मंथ का, देखो यहाँ पे कम हो गया 10%। ठीक है, तो गाइज यही मैं बोल रहा था कि पैंथर बैच में अगर आप पढ़ना चाहो तो जरूर से जाके इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, इसको चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये बैच एनडीए वालों बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको चेकआउट जरूर से जरूर करना। और हाँ, एक बार इसका इंट्रोडक्शन जरूर आप लोग देख लेना इस क्लासेस की, ताकि उन सबको पता चल जाए कि एनडीए के बैच में आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं अपने क्लासेस को। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट 3। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? ठीक है, एफिल टावर कहाँ है? इसका पहला ऑप्शन है ए सिडनी, बी है पेरिस, सी है मॉस्को और डी है एथेंस। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी पेरिस। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में। ठीक है, अब इससे इसमें और कुछ जान लेते हैं। अगर पूछ देगा ओपेरा हाउस कहाँ है, ओपेरा हाउस कहाँ है? ठीक है, ओपेरा हाउस अगर कहेगा तो वो कहाँ है? ओपेरा हाउस जो है वो है सिडनी में। ठीक है, अब इसके बाद झुकी हुई मीनार क्वेश्चन आता है। झुकी हुई मीनार कहाँ है? झुकी हुई मीनार ये कहाँ है? तो ये है आपका पीसा, और पीसा कहाँ है? पीसा इटली में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक और देख लीजिए। एक और क्वेश्चन पूछा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो है आपका न्यूयॉर्क में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहा जाता है? ठीक है, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कैटरपिलर, बी है निम्फ और सी है मैगट और डी है इमैग। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैगट। घरेलू घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगट कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ठीक है, रेबीज का जो टीका है उसका खोज किसने किया था? तो ऑप्शन ए है हमारा एडवर्ड जेनर, बी है लुइस पास्चर, सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? ठीक है, तो चलिए बताते हैं। रेबीज के टीके की जो खोज की थी वो किया था किसने? लुइस पास्चर ने, यानी हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बात और, क्वेश्चन को पॉज करके आप इसका सेट लगाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप किसका कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए अगले आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है, ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी है कर्नाटक, सी है गुजरात और डी है असम। ठीक है, इनमें से जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यक्षगान जो लोक नृत्य है
वो कहाँ से है, मतलब लोक नृत्य कहाँ का है, तो है कर्नाटक का। ठीक है, यक्षगान कर्नाटक का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तलचर प्रसिद्ध है ना। तलचर जो है प्रसिद्ध है किसके लिए? तलचर में क्या पाया जाता है कि वो प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हमारा इस्पात के लिए है, कि बी उर्वरक के लिए है, कोयला के लिए है, और डी जो है ऑप्शन ताप विद्युत के लिए है। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तलचर। तलचर जो है किसके लिए है? कोयला खान के लिए, है ना, कोयला के लिए। और ये तलचर जो है कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, ये जो तलचर है वो कहाँ है? उड़ीसा में। और तलचर में एक और संस्थान है भारी पानी बनाने का, जिसे हम D2O बोलते हैं। ठीक है, भारी भारी पानी भारी पानी भी बनाया जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? D2O। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में आकर के आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ठीक है, तो ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन सी, और डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो आप बताइए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? ठीक है, इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। यानी जो विटामिन सी है वो जल में घुलनशील होती है। अब देखिए इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है वो भी बता देते हैं। जल में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जो है जल में घुलनशील है। अगर आपको ऑप्शन में कहीं ये दिखे या दोनों दिखे तो ऑप्शन दोनों सही होगा। ठीक है, तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो किससे? जल में घुलनशील है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसमें और भी है, क्या है कि विटामिन ए, है ना, विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी की के ए जो है वो है वसा में घुलनशील होती है। ठीक है, वसा में या कार्बनिक घोल में घुलनशील होती है, या कार्बनिक घोल में घुलनशील होती है। ठीक है, और पानी में होगा विटामिन बी सी और वसा में होगा ए डी के ई। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? अगला क्वेश्चन है किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? तो देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए है हमारा बॉक्सिंग, बी है बास्केटबॉल, और सी है पोलो, डी है शूटिंग। तो बुल्स आई, ठीक है, आई मतलब क्या होता है? आंख, है ना। और हम शूटिंग कहां से करते हैं, कैसे देखते हैं? आंख के द्वारा। ठीक है, शूटिंग करने के लिए हम आंख का प्रयोग करते हैं तभी ना शूटिंग होगा। ठीक है, तो इसलिए बुल्स आई जो है, बुल्स आई का संबंध किससे? शूटिंग से। अब देख लिए शूटिंग से संबंधित और भी है, उनका नाम क्या क्या है? देखिए शूटिंग से ए सी पी, ये शूटिंग से संबंधित है। और एक्शन बर्डन, एक्शन बर्डन, उसके बाद है बोल्ड, बोल्ड ये भी शूटिंग से संबंधित है। या ट्रैप, ट्रैप शूटिंग से संबंधित है। और डबल ट्रैप, ट्रैप और डबल ट्रैप। ठीक है, ये दोनों जो है ये शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, और इसके अलावा एक और है जिसे बोलते हैं डमडम। डमडम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शूटिंग के लिए। डबल ट्रैप का भी और ट्रैप का भी। ठीक है, देखिए ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है यही, बुल्स आई का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से, या फिर पूछेगा डबल ट्रैप। ठीक, इसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो आप आगे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहां पर स्थित है?
ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है हमारा, ए है दिल्ली, बी है मुंबई, ठीक है, और सी है, सॉरी, बी है बेंगलोर और सी है मुंबई और डी है चेन्नई। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा हमारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहां पर स्थित है? ये जो है, ये है बेंगलोर में, यानी ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन बी सही होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो कहां है? बेंगलोर में, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आते हैं कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कहां स्थित है? वो है हैदराबाद में, हैदराबाद में, ठीक है। अब इसके बाद और क्वेश्चन आता है, गार्डन रिच वर्कशॉप ये कहां स्थित है? ठीक है, गार्डन रिच वर्कशॉप कहां स्थित है? कोलकाता में, ठीक है। तो ये जो हुआ, यहां से हमारा 3 क्वेश्चन बना, ठीक है। पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहां स्थित है? तो बेंगलोर में। और दूसरा है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, वो है हैदराबाद में। और सी है गार्डन रिच शिप, ठीक है, वो कहां है? कलकत्ता में, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा 5 और बी है 3, सी है 4 और डी है 2। तो आप बताइए इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ठीक है, कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3। मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, और 4 कक्ष होते हैं मनुष्य में। मनुष्य में यानी मानव में 4 कक्ष होते हैं, मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं और 3 कक्ष होते हैं मेढक में, ठीक है। मेढक जो है वो कॉर्डिटा संघ का जीव है। किस संघ का जीव है? कॉर्डिटा संघ का जीव है, ठीक है। और इसे कहां रखा जाता है? कॉर्डिटा के किस संघ में रखा जाता है? ये रखा जाता है एम्फीबिया, है ना, एम्फीबिया वर्ग में मेढक को रखा जाता है, ठीक है। ये जो मेढक होते हैं ये असमतापी होते हैं, ठीक है। और ये उभयचर भी होते हैं, ठीक है। असमतापी लगभग जितने भी जंतु हैं वो सब क्या है? उभयचर होंगे, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप बोलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहां स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए हमारा उत्तर प्रदेश, बी है पश्चिम बंगाल, सी है सिक्किम और डी है हिमाचल प्रदेश। तो अब बताइए इनमें से जो सही आंसर है वो कौन सा होगा हमारा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिक्किम। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहां स्थित है? वो है सिक्किम में, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम आपको बता देते हैं। देखिए पहला है नागरहोल। नागरहोल का आपने नाम सुना होगा आपने, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहां है? कर्नाटक में, ठीक है। और कर्नाटक में एक और क्वेश्चन बताए थे आपको, बांदीपुर, है ना, बांदीपुर जो है कर्नाटक में और बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश, ठीक है। अब चलते हैं, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, नागरकोल राष्ट्रीय पार्क जो है कर्नाटक में है और इसके बाद है कान्हा किसली, है ना, कान्हा किसली पार्क, ये कहां है? ये जो है जम्मू कश्मीर में, है ना, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब इसके बाद है एक और है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, वो है डांची
गाम। दाची गाम जो है वो भी है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हरे सागों में या हरे साग सब्जी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारा ए फास्फोरस, बी है जिंक, सी है लोहा और डी है कैल्शियम। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? हर एक साग में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, देखिए इसका जो सही होगा आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा, है ना। हरे सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है लोहा। ठीक है, ये जो लोहा है ये लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन को बनाने में काम करता है। ठीक है, ये जो लोहा होता है ये कौन सा काम करेगा? रक्त में, यानी रक्त में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में काम करता है, बढ़ाने में काम करता है, ये आवश्यक होता है उसके लिए। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है अगला अगला है हमारा, विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है ना? विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 2 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी है 10 जनवरी और डी है 14 जनवरी। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी जनवरी, 10 जनवरी को विश्व ठहाका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में, दिवस के ऊपर बात करते हैं। तो दिवस में है जो आने वाला क्वेश्चन है वो है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कब? 22 मार्च को। ठीक है, अब इसके अलावा है कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय यानी विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, अब उसके बाद है राष्ट्रीय खेल दिवस, यानी राष्ट्रीय खेल दिवस ये मनाया जाता है खेल दिवस, यह है राष्ट्रीय खेल दिवस है। राष्ट्रीय खेल दिवस ये मनाया जाता है कब? 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? बी है शांति, ए नंबर है शांति, बी नंबर है चिकित्सा और सी है अर्थशास्त्र और डी है कंप्यूटर विज्ञान। तो बताइए नोबेल पुरस्कार किसके मतलब किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंप्यूटर विज्ञान में जो है वो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, बाकी शांति में, चिकित्सा में, अर्थशास्त्र में, साहित्य में भी दिया जाता है ना, साहित्य में भी दिया जाता है। अब इसके बाद अब बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत कब की गई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है ये 1901 में हुआ था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था यह तो 1901 में। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक त्योहार दशहरा निम्न में से किस राज्य में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है? ठीक है, आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। तो बताइए कि धार्मिक त्योहार जो दशहरा है कहां पर धूमधाम से मनाया जाता है? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा तो देखिए, है ना, इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में दशहरा जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। यहां तक कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में आकर के पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा होगा मॉक टेस्ट का तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के हमारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जब बर्फ पिघलता है तब क्या होगा? है ना, जब बर्फ पिघलता है तब क्या होता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान घटता है कि द्रव्यमान बढ़ता है? ठीक है, अब बताइए इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, है ना।
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जब हम बर्फ पिघलाते हैं या जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन क्या होता है, घट जाता है, और जब बर्फ जमता है तो क्या होगा, उसका आयतन बढ़ जाता है। जैसे देखा होगा कि बर्फ जब जमता है तो अगर कोई डिब्बे में हम करके पानी को रखते हैं, जब जमता है तो क्या होता है, टूट जाता है। या पाइप, बर्फीले स्थानों में जो पाइप होता है, पाइप में जब बर्फ जम जाता है तो पाइप टूट जाता है। क्यों? क्योंकि जमने के बाद, यानी जब बर्फ जमता है तो क्या होता है, फैलता है, आयतन उसका बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जब बर्फ पिघलेगा तो उसका आयतन क्या होगा, घटेगा। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होती है, आयतन घटती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नाइलॉन का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। नाइलॉन का आविष्कार किसने किया, नाइलॉन का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर ए है हमारा लुई पास्चर, बी है जे नेस्फोर, और डी है जॉन करबट, और डी है डॉक्टर वेलेस एच क्राफ्ट। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आंसर क्या है इसका, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी डॉक्टर वेलेस एच क्राफ्ट, है ना। डॉक्टर वेलेस एच क्राफ्ट ने क्या किया था, नायलॉन का आविष्कार किया था, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुबर्तो कप का संबंध किस खेल से है, ठीक है। सुबर्तो कप का संबंध किस खेल से, ऑप्शन ए हॉकी, बी है फुटबॉल, सी है बास्केटबॉल, डी है बैडमिंटन, ठीक है। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा फुटबॉल। सुबर्तो कप का संबंध जो है वो होगा फुटबॉल, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी, सुबर्तो कप का संबंध जो है फुटबॉल से है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, क्या है कि पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है ना। पृथ्वी की जो भ्रमण गति है वो कितनी है, ऑप्शन ए 2.1 किलोमीटर पर मिनट, बी 31 किलोमीटर पर मिनट, सी है 25 किलोमीटर पर मिनट, और डी है 39.5 किलोमीटर पर मिनट, है ना। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.1 किलोमीटर पर मिनट, है ना। यानी एक मिनट में 2.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है पृथ्वी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है ना। सीमांत गांधी जो है किसे कहा जाएगा, ऑप्शन ए हमारा मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, सी है खान अब्दुल गफ्फार खान, और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो आप बताइए सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। सीमांत गांधी जो है, सीमांत गांधी हम किसे कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम क्या कहेंगे, सीमांत गांधी, है ना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है, यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहां है, ठीक है। ऑप्शन ए मॉस्को, बी है न्यूयॉर्क, सी है लंदन, और डी है पेरिस। तो बताइए इसका जो सही आंसर वो क्या होगा, यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो कहां है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो है पेरिस में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, रात में आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है, ऑप्शन है बी, है ना, सीरियस ए। उसका नाम है सीरियस ए। रात में कौन सा तारा आकाश में सबसे चमकीला दिखाई देता है, तो वह है सीरियस ए, ठीक है। सीरियस ए जो है रात में सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है।
ठीक है। और एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, क्वेश्चन हमारा ये देगा कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा, पृथ्वी के सबसे निकटतम जो तारा है वो कौन सा है, वो है सूरज, है ना। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है सूरज। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा में परागण को क्या कहा जाता है। ठीक है, हवा में परागण को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए हाइड्रोफिली, बी है पोलिनोफिली, और सी है एनिमोफिली, और डी है हार्मोफिली। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, ए हाइड्रोफिली, बी पोलिनोफिली, और सी एनिमोफिली, और डी हार्मोफिली। इसका जो सही आंसर होगा तो वो बता देते हैं, उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एनिमोफिली, है ना। हवा में परागण को कहते हैं एनिमोफिली। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में आकर के पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखी गई एक पुस्तक, एक भारतीय पुस्तक है ना। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखी गई एक भारतीय पुस्तक है। ऑप्शन ए वास्तुशास्त्र, बी है लीलावती, सी है पंचदशी, और डी है रूपमती। ठीक है, तो अब बताइए इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, जो गणित विषय पर लिखा गया भारतीय पुस्तक है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी लीलावती। जो है लीलावती का संबंध है किससे, गणित से, है ना, यानी गणित विषय से। और लीलावती किसने लिखा था, भास्कराचार्य द्वितीय ने। ठीक है, भास्कराचार्य द्वितीय ने लिखा था लीलावती। तो लीलावती का संबंध है गणित से। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए सबसे कम आयु यानी न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन ए 25 वर्ष, सी है 30 वर्ष, और डी है सी है 35 वर्ष, और डी है 45 वर्ष। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, है ना। बताइए इसका सही आंसर जो होगा तो होगा हमारा क्या, ऑप्शन ए, यानी लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए सबसे न्यूनतम आयु जो है वो कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है, तो देख लेते हैं किसका किसका कितना आयु चाहिए होता है। ठीक है, 30 वर्ष जो होता है वो राज्यसभा का होता है, राज्य ठीक है, देखिए कहां थे हम, लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु। ठीक है, लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी, 25 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा जो है, राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए सबसे न्यूनतम आयु जो है वह 30 वर्ष। ठीक, अब 35 वर्ष जो है, 35 वर्ष किसके लिए चाहिए होता है, वह है राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए। ये तीनों का पता चला। जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत के चुनाव में उनके लिए चाहिए होता है 21 वर्ष, यानी मुखिया का जो होता है। ठीक है, तो देखिए लोकसभा का कितना हुआ, 25 वर्ष, राज्यसभा का हुआ 30 वर्ष, और राष्ट्रपति का हुआ 35 वर्ष, और ग्राम पंचायत का 21 वर्ष। तो यहां से हमारा 4 क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा क्या है ना। थाईलैंड की जो मुद्रा है वो क्या है। तो ऑप्शन ए हमारा रुपया, बी है रिंगिट, सी है बात, इसे बहत बोलते हैं, है ना। ये जो है इसको बहत बोलेंगे, बहत, और सी है
डी है युआन। ठीक है, तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? इंग्लिश में बात बोलते हैं इसे। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी बहत। थाईलैंड की जो मुद्रा है वो कौन सी है? बहत। ठीक है, अब युआन कहां का है? युआन जो है चीन का है। ठीक है, और रुपया है भारत का, पाकिस्तान का। ठीक, अब इसके बाद अगर कोई इससे दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, आप किसका कितना मार्क्स आया वो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, अब फिर कल मिलते हैं।